हेलो गाइस, नेक्स्ट चैप्टर के लिए 400 सब्सक्राइब कंप्लीट होने के बाद हाई अपलोड होगा, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। चैप्टर 80। भवानी के सामने अभी पार्टी के काफी सीनियर मेंबर्स बैठे हुए थे। पार्टी का अध्यक्ष भवानी के सामने कुछ न्यूज़पेपर पटक कर अंडस्को, ये सब क्या है भवानी? भवानी नायक उन न्यूज़पेपर्स की तरफ देखता है जिनमें उसके बेटे के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया था। भवानी नायक कहता है, अंडस्को, ये सब कुछ झूठ है, ये सब उन ओपिनियंस की चाल है मेरे बेटे को फंसाने की। पार्टी अध्यक्ष कहते हैं, अंडस्को, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भवानी, पर तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे पार्टी की बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि तुम्हें इस पार्टी से रिजाइन करना होगा। भवानी हैरानी से बोलता है, अंडस्को, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस पार्टी को दी है और आज आप लोग मुझे पार्टी से रिजाइन करने के लिए बोल रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पार्टी से रिजाइन नहीं करूंगा। ये सुन दूसरा पार्टी मेंबर कड़क लहजे में बोलता है, अंडस्को, भवानी, हम मानते हैं कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी इस पार्टी को दी है, पर अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे बेटे की वजह से हम अपने पूरे पार्टी को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए बेहतर होगा तुम खुद ही पार्टी से रिजाइन कर दो, वरना हमें खुद तुम्हें पार्टी से निकालना होगा। भवानी नायक उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है, मगर कोई उनकी बात नहीं सुनता। मजबूरी में उन्हें पार्टी से रिजाइन देना पड़ा। भवानी नायक जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला, उन्हें कई सारे रिपोर्टर्स ने घेर लिया। रिपोर्टर्स धक्का मुक्की करते हुए भवानी नायक से सवाल पूछने लगे, अंडस्को, मिस्टर नायक, क्या ये सही है आपका बेटा बच्चों और औरतों की तस्करी करता है? क्या आपको अपने बेटे की इस काम के बारे में पहले से पता है? मिस्टर नायक, क्या आप भी अपने बेटे के साथ माइल हुए हैं? मिस्टर नायक, हमें पता चला आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, क्या ये सच है मिस्टर नायक? उद्धरण चिन्ह। सभी भवानी नायक से तरह तरह के सवाल कर रहे थे। एक रिपोर्टर की माइक की वजह से भवानी नायक के सिर पर चोट लग जाती है, जिससे हल्का का खून बहने लगता है। कुछ सिक्योरिटी बहुत मुश्किल से भवानी नायक को भीड़ से निकाल उन्हें उनके काम में बैठा देते हैं। राजावत मेंशन हॉल में आज राजावत परिवार के साथ और एक परिवार बैठे हुए थे। आज राजावत महल में आदवन के माता पिता नरेश रॉय और रूपा रॉय आए हुए थे। प्रतीक जी कहते हैं, अंडस्को, भाई साहब, आप तो जानते ही है कि ईश्वरी बेटा के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, पर हमने कभी भी ईश्वरी बेटी को इस घर की बेटी से कम नहीं समझा। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम ईश्वरी और आदवन की शादी इस घर से करवाना चाहते हैं। नरेश रॉय बोलते ही, अंडस्को, ये कैसी बातें कर रहे हैं प्रतीक जी, भला हमें इससे क्या दिक्कत हो सकती है? ईश्वरी इस घर की बेटी है और आपका पूरा हक है ईश्वरी बेटा का इस घर से कन्यादान करने का। ये सुन सब खुश हो जाते हैं। मितुल जी बोलते हैं, अंडस्को, चलो भाई, अब तो हमें सारी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, आखिर शादी में दिन ही कितने बचे हैं। सभी इस बात पर सहमति जताते हैं। अचानक रूपा जी बोलती, अंडस्को, माफ कीजिए भाई साहब, मुझे इससे दिक्कत है। उनकी बात सुन सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। अब आगे प्रभा जी बोली, अंडस्को, क्या हुआ बेटा, क्या दिक्कत है आपको बताए। रूपा जी प्रभा जी की तरफ देखकर बोलती ही, अंडस्को, माँ जी, हमने हमेशा इन बच्चों को साथ में खेलते हुए देखा है। ईश्वरी के माँ बाबा की मौत के बाद इसमें कोई दो राय नहीं ही कि आप लोगों के उन्हें बेटी की तरह प्यार दिया, और ईश्वरी बेटा की इस घर से विदाई होने से सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है इससे। मगर रूपा जी कुछ पल का पोज लेकर बोली, अंडस्को, माँ जी, आदवन हमारा एक लौटा बेटा ही, और मैं बिल्कुल भी अपने बेटे बहू की नई जिंदगी में किसी भी अपशगुनी का साया नहीं पड़ने देना चाहती। महेंद्र जी बोलते ही, अंडस्को, बेटा आप क्या कहना चाहती है, साफ साफ कहिए। रूपा जी बोलती ही, अंडस्को, दाता सा मैं नहीं चाहती मेरे बेटे बहू के जीवन में आपके मनहूस पोते ओम का साया पड़े। ओम मेरे बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सकता। प्रभा जी बोली, अंडस्को, रूपा बेटा, ये आप कैसी बात कर रही है? ओम भी रजावत परिवार का ही बेटा है। ओम आदवन को अपने भाई की तरह मानता है। रूपा जी उन्हें बीच में टोकते हुए बोली, अंडस्को, नाजायज बेटा, माँ जी शायद आप भूल रही है, ओम राजावत खानदान का नाजायज बेटा है, जिसकी रगों में उस औरत का गंदा खून बह रहा है। आप लोगों के उस गंदे खून को अपना लेने से उसका सच नहीं बदल जाता। नरेश रॉय रूपा जी का हाथ पकड़ते हुए बोले, अंडस्को, रूपा जी क्या बोल रही है आप, वो भी किनके सामने? रूपा जी नरेश जी से अपना हाथ छुड़ाते हुए प्रभा जी की तरफ देख बोली, अंडस्को, माफ करिए माँ जी, जो मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, पर आदवन हमारा इकलौता बेटा है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे बेटे के जीवन में कोई भी समस्या आए, इसलिए मेरे बेटे की शादी में ओम शामिल नहीं हो सकता। ये सुन सभी काफी परेशान हो गए। वही भौमी जो उनकी बातें सुन रही थी, वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई, पास खड़ी संध्या जी ने उसका हाथ पकड़ उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया।
भौमी को काफी गुस्सा आ रहा था रूपा जी की बात सुनकर, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अचानक भौमी की नजर पिलर के पीछे खड़े ओम पर गई, जो बिना किसी भाव के वहां खड़ा था, मगर उसके आंखों में भावनाओं का सैलाब था। ओम की नजरें भौमी पर गई, मगर वो कुछ ना बोल वहां से चला गया। भौमी को ओम के लिए काफी बुरा लग रहा था। कहीं ना कहीं वो ओम का दर्द समझ सकती थी। आखिर उसने एक निधि भी तो ये दर्द महसूस किया था। भौमी को याद आ रहा था किस तरह पिछले जीवन में उसके निधि माता पिता के मरने के बाद जब वो दर दर के ठोकरें खा रही थी, तब लोग उसे नाजायज, गंदा खून और ना जाने क्या कुछ नहीं कहते थे। तब उसे निधि को कितनी तकलीफ होती थी, ये शायद कोई नहीं जान सका। लोगों के लिए ये सिर्फ कुछ शब्द होते हैं, मगर जो सहता है उसे ही पता होता है ये शब्द किस तरह उसके अंतरात्मा तक को छलनी कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।